तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले आपको बता दूं कि माननीय राहुल गांधी जी को, इतने बड़े नेता, किसी पहचान की मोहताज तो है नहीं। उनको सूरत की सेशन कोर्ट ने 2 साल की सज़ा सुना दी, यानी अब 2 साल उन्हें जेल में रहना होगा। और इस सज़ा के पीछे जो कारण है, दरअसल 13 अप्रैल साल 2019 को राहुल गांधी जी की एक रैली होती है कर्नाटक के कोलार में। रैली थी, काफ़ी भीड़ जुटी हुई थी। राहुल गांधी भाषण दे रहे थे और इस भाषण के दौरान जो देश से भागे हुए लोग हैं या फिर देश में जिन्होंने घोटाला किया है, उनके ऊपर राहुल गांधी निशाना साध रहे थे, साथ ही बीजेपी भी निशाना साध रहे थे। और इस भाषण के दौरान राहुल गांधी जी ने बोला कि चाहे नीरव मोदी हो, चाहे और कोई हो, जितने भी लोग इस देश से पैसा लेके भागे हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, आखिर उनका सरनेम मोदी क्यों होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सरनेम में ही कोई और बात हो? अब राहुल गांधी ने चाहे जिस इंटेंशन से कहा हो, लेकिन बीजेपी के एक विधायक रह चुके हैं, कभी मिनिस्टर भी रह चुके हैं, पूर्णेश मोदी, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अच्छा खासा रुतबा रहा है, अच्छा खासा नाम भी इनका है, LLB भी किया है, BCom भी किया है, सारी पढ़ाई इन्होंने की है, पेशे से वकील भी हैं, तो कानूनी प्रक्रिया, इन सारी चीज़ों की अच्छी खासी जानकारी। पूर्णेश मोदी ने इस भाषण का हवाला देते हुए सूरत की सेशन कोर्ट में राहुल गांधी जी के खिलाफ एक मुकदमा कर दिया। मुकदमे में इन्होंने बताया कि इन्होंने भले ही चाहे जिसको टारगेट किया हो, लेकिन बोलने के दौरान जो इन्होंने मोदी सरनेम को या फिर मोदी टाइटल को टारगेट किया है, इस हिसाब से राहुल गांधी ने पूरी मोदी जात को अपमानित करने का काम किया है। किसी व्यक्ति की विशेष के बारे में चाहे जो बोलते, लेकिन इन्होंने पूरे मोदी सरनेम और मोदी कास्ट के बारे में बोल दिया। और एक मानहानि की बात है, हम लोगों का अपमान हुआ है, हम लोगों को न्याय चाहिए। अब मुकदमा हुआ, मुकदमा चला, राहुल गांधी भी पेश हुए। राहुल गांधी जी ने भी अपना पक्ष रखा। पक्ष रखने के दौरान बाकायदा इन्होंने बताया कि इनका इरादा ऐसा नहीं था, इन्होंने महज फ्लो में बोल दिया। बाकी इनके टारगेट पे नरेंद्र मोदी जी थे, माननीय, जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, नीरव मोदी थे और ऐसे ही लोग थे जिन्होंने इस देश को लूटा खसोटा है। मुकदमा चला, मुकदमे में इनको 2 साल की सज़ा मिली। बहरहाल तुरंत ही 30 दिन की जमानत मिली। लेकिन अब इस सज़ा के साथ एक सवाल और पैदा होता है, चूँकि हमारे देश का कानून है, जो अभी संशोधन हुआ है, कि कोई भी व्यक्ति हो, उस व्यक्ति को अगर 2 साल की सज़ा होती है और वो राज्यसभा या विधानसभा का सदस्य है, तो उसकी सदस्यता रद्द की जाएगी। साथ ही साथ 6 साल तक वो कोई चुनाव लड़ भी नहीं सकता। तो क्या ऐसा होगा कि राहुल गांधी जो इस समय सांसद हैं, उनकी सदस्यता छीन ली जाएगी, रद्द कर दी जाएगी? 2 साल जेल जाने के बाद 6 साल तक और चुनाव भी नहीं लड़ सकते। ऐसा होगा या नहीं होगा, इस बात को लेकर कवायद मची है। तो कायदे से राहुल गांधी जी के पास अभी केवल एक ऑप्शन है। 30 दिन की जो जमानत मिली है, इसमें राहुल गांधी जी जाएं हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से इस फैसले के खिलाफ स्टे लेके आएँ। वहाँ से भी नहीं होता तो थोड़ा और सुप्रीम कोर्ट जाएं। लेकिन अगर इन दोनों अदालतों से भी इनका मामला क्लियर नहीं हुआ या फिर इनके पक्ष में फैसला नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी जी को सदस्यता भी गंवानी पड़ेगी। साथ ही साथ जो 6 साल और हैं, उसमें भी ये चुनाव लड़ नहीं सकते। 2 साल जेल रहेंगे, 6 साल और, यानी टोटल 8 साल ये चुनाव क्षेत्र से बाहर रहेंगे। तो ये तो एक महत्वपूर्ण अपडेट रही। मुझे लगा आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरा बताना चाहिए कि इस घटनाक्रम में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। और आज की जो कहानी है, ये कहानी वास्तव में आज आपके कलेजी को कचोट के रख देगी। कहानी बिहार की है। बिहार में एक ज़िला लगता है गोपालगंज, और इसी गोपालगंज में एक थाना लगता है थावे थाना। इसी थाना क्षेत्र में एक गांव, एक डेरवा है, और इसी गांव में एक आदमी जिसका नाम शंभू, उसकी पत्नी छोटी देवी, बड़ा बेटा शिवम, बाकी 4 और बच्चे, यानी टोटल 6-7 लोग। गांव था, गांव के एक परिवार में ठीक ठाक तरीके से रहते थे। घर पे ज़्यादा पैसे थे नहीं, पिता जो कुछ काम करता था उसी से रोजी रोटी चलती थी। माँ हाउसवाइफ थी। बच्चे भी अभी छोटे थे। जो बड़ा वाला बेटा शिवम था, अभी कक्षा 5 में था, तो अगर इसकी उम्र एक मोटा मोटी देखा जाए तो महज 10 से 11 साल बड़े बेटे की उम्र थी। बाकी बच्चे और छोटे थे। बच्चों की किलकारियाँ, उनकी हंसी ठिठोलियाँ पूरे घर में गूंजती रहती थी। बच्चा ऐसा था, जो बड़ा बेटा था, कि गांव में किसी के भी घर पे चला जाता, थोड़ा सा चंचल था,
किसी के साथ भी बैठ जाता, किसी के साथ भी खा लेता। गांव वाले कुछ लोग उससे नाराज़ भी रहते थे उसकी बदमाशियों को लेके, लेकिन कहा जाता है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। तो गांव का ही बच्चा था, तो चाहे जितना बदमाश था उसके बावजूद भी गांव के सारे लोग उसको मानते थे। भले ही उसकी बदमाशी के लिए ही उसको जानते थे, लेकिन गांव के सारे लोग उसको जानते थे, सारे लोग उसको प्यार करते थे। पढ़ने में भी बड़ा होशियार था। कभी भी कोई भी एग्ज़ाम हुआ, चाहे LKG हो, चाहे UKG हो, चाहे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ तक कि 5वां दर्जा जो इस समय वो पढ़ रहा था, उसमें भी जो इसकी गिनती होती है क्लास के सबसे टॉप बच्चों में होती है। पढ़ने में भी होशियार, शरीर से भी अच्छा खासा था, देखने में भी खूबसूरत था, पढ़ने में भी तेज़, चंचल स्वभाव, गांव में सबसे मिलना जुलना, सारी चीज़ें ठीक थी। परिवार में खुशी थी, बच्चे भी खुश रहते थे, गांव के लोगों से अच्छा खासा संबंध था। लेकिन इसी 19 मार्च यानी आज से 5 दिन पहले, साल 2023, 19 मार्च साल 2023 को जो शिवम था, यानी 11 साल का जो बेटा था शंभू का, वो गायब हो जाता है। अब शिवम गायब हुआ, घर वालों को लगा कि कहीं खेलने गया होगा। उसने माँ से कहा था कि वो खेलने जा रहा है। जाने के बाद शाम हो जाती है, लौट के नहीं आता, रात हो जाती है, उसके बाद भी नहीं आता। अब जो पिता है वो परेशान होता है, इधर माँ भी परेशान, पिता भी परेशान, छोटे छोटे भाई बहन वो भी परेशान। गांव में जाते हैं, पूछताछ करते हैं कि क्या शिवम आया है। हर जगह से यही जवाब कि शिवम नहीं आया है। दूसरे घर जाते, वहाँ भी खटखटाते, वहाँ से भी सेम जवाब कि शिवम को तो कल सुबह देखा था, उसके बाद से शिवम को हमने देखा नहीं। अब जितने घर माँ बाप जा रहे हैं, हर जगह से जब यही जवाब मिल रहा, तब माँ बाप का जो कलेजा है वो फटने लगता है कि 11 साल का बेटा अचानक से कहाँ चला गया। मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं। बहरहाल जैसे तैसे 19 तारीख की रात कटती है और जैसे ही 20 तारीख की सुबह होती है, जो पिता शंभू था फौरन भागता है, भाग के जो थावे थाना था उस थाने में जाता है, FIR करता है। कहता है कि साहब मेरा एक बेटा था, 11-12 साल उसकी उम्र रही होगी, अचानक से गायब हो गया है। कल दोपहर से गायब है, लगभग 2:30 बजे से, अभी तक नहीं मिल रहा। जल्दी से आप खोज दीजिए, वरना इसकी माँ का रो रो के बुरा हाल है और मैंने भी कुछ खाया नहीं है। अब पिता ऐसी फरियाद लेके जाता है थाने में। कायदे से जो प्रक्रिया होनी चाहिए थी उस हिसाब से हुई नहीं। महज एक खाना पूर्ति हुई, कंप्लेन वगैरह लिख ली गई, उसके बाद आश्वासन दिया गया कि ठीक है खोज दिया जाएगा। 20 तारीख बीत जाती है, 19 तारीख से बच्चा गायब है, 20 तारीख बीत गई, यानी मोटा मोटी 2 दिन बीत गया। गांव में भी एक तरह से हड़कंप मची है कि कहाँ चला गया, क्या हो गया, उस बच्चे के साथ कुछ हुआ है या फिर नहीं हुआ है, भगवान न करे कोई अनहोनी हो गई हो। तरह तरह के गांव में कौतूहल भी चल रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चोर आया हो, बच्चे चुरा ले गया हो। आमतौर पे गांव में ऐसी चीज़ें अक्सर हो भी जाती हैं, लोग तरह तरह के र्यूमर्स उड़ा देते हैं, कभी व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से, कभी और माध्यम से, कि बच्चा चोरी करने वाला गिरोह निकला है। अब गांव में जिस हिसाब से बातें हो रही थी, पिता और चौंक रहा था और परेशान हो रहा था, घबरा रहा था। माँ का तो मानो रो रो के बुरा हाल था। 20 तारीख बीती, 21 तारीख को जब पुलिस से कोई उस हिसाब से मदद नहीं मिलती, तो गांव के ही कुछ लोग और शंभू अपने बेटे को ढूंढने निकलते हैं। कोई इस कोने ढूंढ रहा, कोई उस कोने ढूंढ रहा, कोई कहीं ढूंढ रहा, खेत खलियान, जंगल, नदी नाले, ऐसी कौन सी जगह थी जहां शंभू और गांव वाले उस शिवम को ढूंढ नहीं रहे थे। ढूंढते ढूंढते थोड़ा सा वक्त गुजरा और इसी बीच शंभू की चीख एक बगहा सैदा गांव है और वहीं के पास एक तालाब से सुनाई देती है। अब शंभू वहां पे दहाड़े मार के रो रहा था। आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं, देखते हैं तो तालाब के पास उस बच्चे की लाश पड़ी हुई है। शंभू उस लाश को पानी में से निकालता है और कहता है कि देखो मेरा जो बेटा है यहाँ पे आया। आने के बाद डूब गया, डूबने के बाद मर गया, किसी ने इसको बचाया तक नहीं। काश हम लोग इसके पास होते, इसकी आखिरी पुकार सुन लेते, इसको बचा लेते। पिता रो रो के तरह तरह की बातें कर रहा है। गांव वालों का भी कलेजा फट रहा है कि क्या हुआ, कैसे बच्चा डूब गया। इसी बीच थाने में भी खबर जाती है कि जिस बच्चे की मिसिंग कंप्लेन दर्ज हुई थी, बच्चा मिल गया है, उसकी लाश मिली है। अब थाने वाले, चूँकि मामला रजिस्टर्ड था, फौरन पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद बॉडी को देखते हैं और जैसे ही बॉडी को देखते हैं फौरन कहते हैं कि इस बच्चे की मौत डूब के नहीं बल्कि इसका तो मर्डर हुआ है।
अब ऐसी बात पिता सुनता है, गांव वाले सुनते हैं तो उनकी हवा खराब की। एक 11 साल का बच्चा गांव के बीचों बीच, उसको किसने मार दिया, किसी से क्या दुश्मनी रही होगी। तरह तरह की गांव वालों में बातें होने लगी, तरह तरह के कयास लगाने जा रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं। पिता भी कहता है कि साहब लाश को तो हमने पानी से निकाला है, गांव वाले भी कह रहे हैं लाश को पानी से निकाला है। तब पुलिस वाला इशारे से बताता है कि गर्दन पे देखिए कुछ निशान है। बहरहाल इसी निशान का हवाला देते हुए पुलिस वाले बॉडी को कब्जे में लेते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। अब इधर लाश पोस्टमार्टम के लिए गई। गांव में तरह तरह की बातें कि किसने मारा होगा, क्यों मारा होगा। बच्चा तो इतना अच्छा था, इतना मिलनसार था, सबसे बात करता था, हंसी मजाक करता था, सबको परेशान करता था। अब क्या हुआ कैसे हुआ, उस माँ बाप से ज़्यादा गांव वाले इस बात के पीछे पड़ते हैं। गांव वालों का जो दबाव था पुलिस वालों पे बढ़ता है। मामला थोड़ा सा ऊपर जाता है। वहाँ के जो एसपी हैं स्वर्ण प्रभात, उन तक जब ये बात पहुँचती है तब स्वर्ण प्रभात को लगता है कि ऐसा ना हो ये मामला हाई प्रोफाइल हो जाए, लिहाजा इस मामले को जल्द से जल्द सुलझा लेना चाहिए। स्वर्ण प्रभात फौरन ही एक एसआईटी बैठाते हैं, साथ ही एफएसएल की टीम उस क्राइम सीन पे भेजते हैं, डॉग स्क्वाड भेजते हैं, सारी चीज़ें भेजते हैं, पूरे गांव वालों से पूछताछ करते हैं। एसआईटी की टीम बनती है, उसका नेतृत्व करती हैं वहाँ के डीएसपी साक्षी राय। साक्षी राय अपनी टीम लेके गांव में पहुँचती हैं। गांव में पूछताछ करती हैं कि क्या किसी से इस परिवार की कोई रंजिश रही हो, कोई पुश्तैनी झगड़ा, कोई ज़मीनी विवाद, कोई ऐसा मैटर जो हाल में हुआ है, कोई पुराना विवाद किसी से हुआ हो, किसी ने कोई धमकी दी हो, किसी से कोई रंजिश रही हो। अब सारे पुलिस वाले गांव में अलग अलग लोगों से अलग अलग एंगल से पूछताछ कर रहे हैं। किसी से दोस्ती का एंगल खंगाला जा रहा है, किसी से दुश्मनी का एंगल खंगाला जा रहा है, कहीं अंधविश्वास को देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अंधविश्वास के चक्कर में कुछ हो गया हो, कहीं ज़मीनी विवाद सोचा जा रहा है कि किसी से कोई ज़मीनी रंजिश रही हो। हर जगह पूछताछ की जा रही हो, हर जगह से बस एक जवाब कि परिवार तो इतना अच्छा था कि इसके किसी से कोई रंजिश या फिर कई पीढ़ियों से कोई दुश्मनी नहीं थी। अब किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं, मर्डर भी हुआ है, वो भी मर्डर एक मासूम का हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये मर्डर इस मासूम से विवाद में तो नहीं हुआ, कोई बड़ा मैटर रहा होगा, किसी ने जानबूझ के बदला लिया है। पुलिस वाले थे कि ना कोई सबूत मिल रहा था, ना ही कोई सुराग मिल रहा था। लेकिन इसी बीच जो डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम आई थी, उस टीम ने और डॉग स्क्वाड ने कुछ इशारा देना शुरू किया। अब इशारा दे रहा है, जो कुत्ते हैं वो भी इशारा दे रहे हैं। फ़ौरन ये जो डॉग हैंडलर थे वो समझ जाते हैं कि कुछ इशारा है, कुत्तों के पीछे जाते हैं। फ़ौरन एफएसएल टीम भी कुछ सबूत जुटाती है, और ये सारे सबूत और ये डॉग स्क्वाड की जो टीम थी, ये दोनों टीमें जो इशारा कर रही थी, ये इशारा कहीं और नहीं, इसी शिवम के घर की तरफ कर रही थी। यानी शिवम का जो मर्डर हुआ था, ये मर्डर कहीं और नहीं, शिवम के घर में हुआ था। अब एफएसएल की टीम, एसआईटी की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम और सारी टीम धड़धड़ा के घर के अंदर जाती है, और अंदर से एक चीज़ मिलती है। दरअसल ये चीज़ शंभू की ही एक पैंट थी, और उस पैंट पे कीचड़ लगा हुआ था, और ये कीचड़ कहीं और का नहीं, उसी तालाब का था। कीचड़ सूख चुका था, यानी ये जो शंभू है इस तालाब पे कुछ टाइम पहले आया था, और कहीं तालाब था नहीं, तो कीचड़ लगने का और कोई चांस नहीं। बरसात का महीना नहीं है, तो ऐसा भी नहीं कि कहीं और से कोई कीचड़ लगा हो। और जिस हिसाब से सीज़न चल रहा है, इस सीज़न में ना कोई खेत सींचा जाता है, ना ही कहीं पानी दिया जाता है, तो यहाँ से भी कोई एंगल नहीं बनता। लिहाजा पुलिस वालों को लग जाता है कि कुछ तो है इस घर में जो हम लोग ना देख पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें पुलिस वाले चेक ही करते रहते हैं। किसी बीच कुत्ते जो है एक रस्सी के पास जाके रुक जाते हैं, और ये रस्सी वही थी जिस रस्सी से शिवम का गला घोटा गया था। अब उसी घर से रस्सी मिलना, उसी घर से क्राइम सीन के पास से कुछ चीज़ें मिलना, जो शक था जाहिर सी बात है उसके पिता शंभू के पास जाता है। पुलिस वाले शंभू को और उसकी पत्नी छोटी देवी को उठाते हैं, थाने ले जाते हैं। ले जाने के बाद बैठाते हैं और कहते हैं कि देखिए सारी चीज़ें आपके खिलाफ हैं, सारे सबूत आपके खिलाफ हैं। मूवीज़ आपने देखी ही होगी, मूवीज़ में हमारा क्या हथकंडा होता है वो भी आपने देखा होगा, और यकीन मानिए उससे ज़्यादा बुरा हथकंडा हम अपनाएंगे। तो भला जो इंसानियत है जिसे कहा जाता है, उसी में है कि आप चुपचाप से बता दीजिए, हम भी आपसे पोलाइट रहेंगे, बाकी बात तो हम कब लुआ ही लेंगे।
अब शंभू जब ये बात सुनता है और उसकी पत्नी जब ये बात सुनती है तो उन्हें भी लग जाता है कि ज़्यादा अब इधर उधर की बातें करने का कोई मतलब है नहीं। सुनाते हैं, जो कुछ हुआ है उस बारे में बताते हैं। अब शंभू और उसकी पत्नी छोटी अपने ही बेटे के मर्डर के बारे में सुनाने लगते हैं। दरअसल जो ये लड़का था शिवम, वो सबसे बड़ा बेटा था। बाकी घर में और बच्चे थे, पढ़ने में भी तेज था, खेलकूद में भी आगे था, बॉडी से भी स्ट्रांग था। अब आए दिन ऐसा होता कि इसका जो हाथ था अपने छोटे भाइयों बहनों पे उठता रहता। गांव में किसी को परेशान करता, कुछ और करता, आए दिन उलाहने आते, आए दिन कंप्लेन आते। सारी चीज़ें चलती रही। पिता माता जो थे समझाते रहते हैं, वक्त गुजरता रहता है, इसकी बदमाशी रुकने का नाम नहीं लेती। और इसी बीच 19 तारीख को ये दोपहर को खेलने के लिए जाता है। दोपहर को खेलता है, खेल के वापस लौटता है। लौटने के बाद फिर माँ कुछ कहती है, ये नहीं सुनता, माँ इसे पीटती है। इसके भाई बहन इसी बीच हंस देते हैं, अपने भाई बहन को मार देता है। अब भाई बहन वापस कंप्लेन लेके आते हैं कि भाई ने मुझे मारा, भैया ने मारा। अब माँ फिर गुस्सा होती है और पिता भी गुस्सा होता है और कहते हैं कि चलो आज इसे ऐसा सबक सिखाते हैं जिससे ये जो है आज के बाद ऐसी गलती ना करे। सबक सिखाने के लिए शंभू और उसकी पत्नी छोटी शिवम को लेके कमरे में जाती हैं। जाने के बाद इसको पीटती हैं और इसको डराने के लिए कहती हैं कि आज इसके गले में फांसी लगा के इसको मार डालते हैं, ये मर जाएगा, हमें मुक्ति मिलेगी, ना रहेगा शिवम, ना इसकी बदमाशी होगी। बहरहाल माँ बाप तो इसको महज डराने के लिए कहते हैं। इसके गले में फंदा डालते हैं, डालने के बाद इसको लटकाते हैं, एक स्टूल रखते हैं, रखने के बाद कहते हैं कि बस स्टूल गिराना है, ये मर जाएगा। लेकिन अब बच्चा इतना डर जाता है और बच्चे की जो गर्दन थी इतनी नाजुक थी कि जैसे ही डराने के लिए और मारने पीटने के लिए इसको हिलाते हैं, स्टूल अचानक से हट जाता है और हटने के बाद शिवम की गर्दन टूटने की वजह से मौत हो जाती है। अब इन्होंने चाहे इरादतन किया हो चाहे गैर इरादतन किया हो, लेकिन अब इनके हाथों से इनके ही बेटे का कत्ल हो चुका था। अब इन्हें पता था कि ये मामला अगर बाहर गया तो इन्हें जेल होगी, बाकी ज़िंदगी इन्हें जेल की सलाखों के पीछे काटनी पड़ेगी। और ऐसे मामले में तो ना कोर्ट इनका साथ देगा, ना इनके तरफ कोई नर्म रुख अपनाएगा, चूँकि मामला एक मासूम के कत्ल का था। लिहाजा अब ये प्लान बनाते हैं। प्लान बनाने के साथ साथ ये पहले जाते हैं, कंप्लेन लिखवाते हैं, एक दिन गांव वालों के साथ घूमते हैं, लाश को खोजते हैं। कायदे से कहें तो अभी तो जिंदा हालत में खोज रहे थे। लाश को अपने पास छिपा के रखते हैं और अगले दिन फिर 20 तारीख को ये जाते हैं और उस लाश को, जो शंभू है, इसी बगहा सैदा के पास एक तालाब है, उसी तालाब के पास फेंक देता है। तालाब में ऐसा फेंकता है कि मानो लगे कि जो मौत हुई है डूबने की वजह से हुई है। अगले दिन फिर जानबूझ के ढूंढने के लिए कुछ लोगों को लेकर उधर ही जाता है और खुद ही बॉडी पाने का नाटक करता है और ऐसा प्रिटेंड करता है कि मानो जो बच्चे की मौत हुई है वो डूबने की वजह से हुई है। अब पुलिस वाले पूरी कहानी सुनते हैं। अब इस कहानी में भी 2 लूप होल हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आवेश में इन्होंने कत्ल किया हो, उसके बाद ठिकाने लगाया हो, तो ऐसे में सज़ा का जो प्रावधान है वो दूसरा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके हाथ से गलती से कत्ल हुआ हो, यानी जिस हिसाब से जो इन्होंने कहानी सुनाई कि स्टूल गलती से हट गया और गर्दन की नस टूट गई, तो इस हिसाब से भी एक दूसरा रूल बनता है गैर इरादतन हत्या का, उसमें कुछ नर्म रुख इनके पीछे अपनाया जाएगा। बहरहाल दोनों ही सूरतों में बशर्ते कहानी इन्होंने और बताई कि इस टाइम जो शंभू था वो ड्रिंक किया हुआ था, यानी हल्का फुल्का एल्कोहलिक था। उस टाइम इसने ड्रिंक किया था तो उस टाइम इसका खुद पे भी कंट्रोल नहीं था। तो अगर ऐसा होता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा नर्म रुख अपनाया जाएगा। बहरहाल भी ये मामला कोर्ट के अधीन है, जो सारी चीज़ें होंगी वो होगी। अब आज के सवाल पे आते हैं। कल जो मैंने सवाल पूछा था कि भारत का जब भी मैप बनता है कहीं भी, आप चाहे कॉपी में देखें चाहे किताब में देखें, तो उस मैप के साथ एक श्रीलंका जरूर होता है, बशर्ते श्रीलंका हमारे देश से दूर भी है। अगर ऐसा है कि नज़दीकी देशों को दिखाना है तो हम पाकिस्तान को भी दिखा सकते हैं, नेपाल को दिखा सकते हैं, भूटान को दिखा सकते हैं, बांग्लादेश को दिखा सकते हैं, चाइना को भी दिखा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर हम किसी को दिखाते हैं तो वो महज श्रीलंका। तो इसके पीछे का क्या कारण है? तो इसके पीछे का कारण है कि इंटरनेशनल लॉ जो है सी इंटरनेशनल लॉ, जिसे यूनाइटेड स्टेट ने बनवाया था 1982 में, इस कानून के हिसाब से अगर आपके 300 किलोमीटर के अंदर कोई भी जगह होती है और आपका वो बॉर्डर समुद्र से लगा हुआ है, तो उस बॉर्डर से 300 किलोमीटर के अंदर
आने वाली समस्त चीज़ों को आपको अपने मैप में दिखाना होगा। और ये कानून इसलिए बना था चूँकि जो जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, तो इसमें बड़ा हौच-पौच होता था कि कौन सा देश किसके साथ दिखाया जाएगा। श्रीलंका किसके साथ हो, या फिर कई ऐसे देश हैं जो महाद्वीप के रूप में थे, द्वीप के रूप में थे, तो ऐसे देशों को कैसे दिखाया जाए। तो उसी हिसाब से ये कानून बना और इस सवाल का सही जवाब दिया है मुजीब जी ने, धर्मेंद्र जी हैं, याहियाह जी हैं, तबरेज़ खान जी हैं, समाधान जी हैं और चंडीगढ़ से संस्कृति जी हैं। संस्कृति जी ने सबसे सही और सबसे सटीक जवाब दिया है। लोगन जी हैं और इकबाल खान जी हैं। इन सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, तो आप सबके नॉलेज को मेरा सलाम है। ऐसे ही मेरा भी ज्ञान बढ़ाइए, अपना भी ज्ञान बढ़ाइए। और आज के सवाल पे आते हैं, और आज का सवाल है, और ये सवाल भी आज की कहानी से ही पूछूंगा, जो मैंने शुरुआत में राहुल गांधी जी के बारे में बताया कि उनकी सदस्यता जा सकती है अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें रिलीफ नहीं मिला तो क्या ये कानून हमारे देश में पहले से था कि अगर कोई आदमी हो, कोई लोकसभा का सदस्य हो, उसके ऊपर अगर कोई मुकदमा चलता है और उसमें वो दोषी पाया जाता है और 2 साल से अधिक उसे सज़ा होती है, तो उसकी सदस्यता भी रद्द कर दी जाएगी और 6 साल तक वो कोई चुनाव भी नहीं लड़ सकता। तो क्या ये कानून हमारे देश में शुरू से था या बाद में हुआ, और अगर बाद में हुआ तो कब हुआ? अगर इसके बारे में आपको जानकारी है तो मुझे बताइएगा, नहीं जानकारी है तो कल का इंतज़ार कीजिएगा, कल मैं आपको बताऊंगा। और ऐसे ही कहानी और ऐसे ही देश दुनिया से जुड़ी बातें जानने के लिए आप मुझसे चाहें तो जुड़ सकते हैं, चूँकि रात 10 बजे मैं ऐसे ही कहानी, ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट और ऐसे ही देश दुनिया की बातों के साथ आपके सामने आता रहता हूं। तो ऐसे ही कहानी के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो फिलहाल अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।